everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination, that is GATE 2026. Whether you are preparing for GATE Life Sciences or GATE Biotech, you have to plan it in a very इफेक्टिव वे. यू हैव टू प्लान आउट कि आप कौन कौन से यूनिट्स टारगेट करने वाले हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप कौन से, अगर आप लाइफ साइंसेज ले रहे हैं, सो विच यूनिट और विच सब्जेक्ट यू विल टारगेट, वो आपको पहले डिसाइड करना होगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ही आप वो सिलेबस देख पाएंगे. जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था, वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस जिसमें से हमें चूज़ करना रहता है. सो अगर आप अभी तक चूज़ नहीं किए हैं, सो आप प्रिपेयर करना कब स्टार्ट करेंगे. सो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे ऑप्शनल में से, कौन से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप सिलेबस देखिए एंड प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दी चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको सभी कुछ बहुत ही ऑथेंटिक एंड रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कुछ भी आपको देना नहीं है, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल whether you are targeting GATE, CSIR or any other exam. So let's solve the first question without further delay. So the first question is related to enzyme kinetics from biochemistry. So the question is, an enzyme catalyzed reaction follow Michaelis-Menten kinetics. If the substrate concentration is much lower than the Km, what happens to the reaction velocity? So this type of questions are frequently asked. It means enzyme kinetics is one of the most important part of biochemistry, which is asked in CSIR also, and also in the GATE examination. So wherever the syllabus includes biochemistry, so enzyme kinetics is very very important. So this Km is an important part of enzyme kinetics, enzyme catalyzed reaction. So you should know about the Km. So what is the Km? Km is known as the Michaelis constant, Km. So it is the substrate concentration needed to achieve a reaction rate which is equal to half of the maximum velocity in the Michaelis-Menten kinetics. In simple language अगर बोला जाए तो it is an indicator. Km क्या है? एक indicator है, यानी यू कैन से कि इट इज़ एन एफिनिटी इंडिकेटर, यानी कि आपके सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी है या नहीं है एंजाइम की, वो बताता है. इसका मतलब है कि अगर लो केएम है, इफ अ सबस्ट्रेट इज हैविंग अ लो केएम इंडिकेट्स हाई एफिनिटी, एंड अगर ज़्यादा आ रहा है तो लो एफिनिटी दिखाता है. सो केएम कितना होना चाहिए? केएम शुड बी लो, इट मीन्स हायर एफिनिटी, एंड वाइज वर्सा. सो अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर वो बहुत लो हो, यानी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इज मच मच लोअर देन द केएम का कॉन्सेंट्रेशन, सो यू कैन से दैट कि क्या होना चाहिए. It is independent of substrate concentration. It is half of Vmax. It increases linearly with the substrate concentration. It is equal to the Vmax. So the right answer is it increases linearly with the substrate concentration. यानी रिएक्शन वेलोसिटी का क्या होगा? जब भी जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है विच इज़ वेरी मच लोअर देन दी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, तो क्या होगा? जो हमारा रिएक्शन वेलोसिटी है इट विल इंक्रीज लिनियरली विद द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी S रिजेंबलिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है विच इज़ वेरी मच लोअर देन दिस Km. सो दी माइकलिस मेंटन इक्वेशन बिकम्स V इज इक्वल्स टू V max S बाई Km प्लस S रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? V max इंटू S अपॉन Km हो जाएगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बहुत लोअर है तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. इसलिए यू कैन से कि रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. Now next question. So next question is related to the molecular biology, which is lac-operon. So a mutation in the lac-operon causes the repressor protein to not bind to the operator. What is the most likely outcome? यानी एक mutation अगर lac-operon में होता है जो कि what it consequently results in, so it results in it causes the repressor protein टू नॉट बाइंड टू दी ऑपरेटर. रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता है. सो यहाँ पे क्या होगा?
ट्रांसक्रिप्शन इज परमानेंटली टर्न्ड ऑफ. ऑफ कैसे होगा, रिप्रेसर तो बाइंड ही नहीं किया ऑपरेटर में. ट्रांसक्रिप्शन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. ट्रांसक्रिप्शन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव. नो एक्सप्रेशन अकर इवन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. सो राइट आंसर विल बी ट्रांसक्रिप्शन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसमें क्या है, वो बाइंड नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेटर से. सो जो रिप्रेसर होता है, व्हाट इट फंक्शन is to normally block the RNA polymerase from transcribing the operon. So if it can't bind to the operator, the operon is always transcribed. That is constitutively expression, लगातार expression, continuous expression होते रहेगा even without lactose, क्योंकि repressor bind नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हमेशा चलते रहेगा transcription. So this is the right answer, constitutively active. Now next question, which is from microbiology. Growth curve. During the stationary phase of bacterial growth, all cells stop dividing. Growth rate equals to death rate. Nutrients are abundant. Cell number decreases. So what is the right answer for this question? Stationary phase में क्या होता है, क्या सारे ही cells stop कर देते हैं division? ग्रोथ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स आर अबंडेंट, सेल नंबर डिक्रीजेस. तो सबसे पहले इसमें ऑड वन आउट करते हैं. अगर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व नहीं पता सिग्मोइड वाला, कि पहले लैग होता है फिर लॉग होता है, यानी बैक्टीरिया इट टेक्स सम टाइम टू अडेप्ट देयर एंड देन इट विल, once it is adapted it will do rapid division, rapid metabolic machinery उसका एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवली डिवाइड करेगा. सारा मेटाबॉलिक जो भी चीज सिंथेसाइज होता है वो लॉग फेज में होता है. एंड देन एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है तो न्यूट्रिएंट भी तो एब्जॉर्ब करता जाएगा. सो ये वाला तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट तो नहीं रहेगा. यहाँ तक आते तो सैचुरेट हो जाएगा. सो ये ऑप्शन कट गया. सेल नंबर डिक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सेल नंबर कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज नहीं होता है. सो ये भी कम कट गया. नाउ ऑल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, क्या सारे ही सेल एकदम से स्टॉप हो जाएंगे डिवाइडिंग? नो. वहां आते तक सब लोग स्टेशनरी फेज में चले जाते हैं, बट कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं, कभी भी आप 100% ऑल सेल्स तो आप नहीं बोल सकते. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. नाउ क्या बच गया, ग्रोथ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ स्टेशनरी फेज, यानी ग्रोथ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट. एक्सप्लेनेशन क्या है, इन स्टेशनरी फेज सेल डिविजन कंटिन्यूज बट इज बैलेंस्ड बाय सेल डेथ रिजल्टिंग इन नो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कोई भी इंक्रीज नहीं होते, जितने सेल एक्टिव थे, जितने सेल डिवाइड कर रहे थे, उतने ही सेल डेथ फेज में भी जा रहे थे, उनका कंप्लीट हो गया डिविजन. सो इंक्रीज नए पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होते, एक स्टैटिक आ जाता है, एक बैलेंस आ जाता है. सो दिस इज दी right answer, growth rate equals to death rate in stationary phase. Now next question. So next question is related to thermodynamics. A biochemical reaction has delta G. You have to focus on to the sign. मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको साइन पे भी फोकस करना है, प्लस है माइनस है क्या है. एक क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी यानी फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किया था. आई विल रिक्वेस्ट हमेशा पार्ट वाइज फॉलो करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमने कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ने वाले हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. नाउ जब भी डेल्टा जी की वैल्यू देना हो, आपको देखना है प्लस है कि माइनस है. द रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली. The reaction is at equilibrium. The reaction is endergonic and needs energy input. The reaction release heat. So as I told you, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सर्गोनिक होता है, यानी एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी जो है प्लस है, यानी कि द रिएक्शन इज एंडरगोनिक एंड इट we have to provide the energy. So the reaction is endergonic and needs energy input. पॉजिटिव डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होता है. सीधा सीधा आपको देख के कंक्लूड करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सिग्नल्स ट्रांसडक्शन. Which of the following second messengers is not derived from a lipid? Lipid based कौन सा इनमें से secondary messenger नहीं है? IP3, DAG, CMP, PIP2. So ऑड वन आउट, ये इसमें से ये IP3, DAG, PIP2 सभी के सभी मेम्ब्रेन लिपिड है, यानी मेम्ब्रेन लिपिड बेस्ड सेकेंडरी मैसेंजर्स है. बट ऑड वन आउट CMP क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ATP, नॉट अ लिपिड. सो राइट आंसर क्या है इसमें, साइक्लिक AMP.
Which immunoglobulin is produced first during a primary immune response? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने अपने बहुत से सेशंस में कराए हैं. सो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है या काम करता है वो होता है IgM. यानी IgM is the first antibody produced upon antigen exposure. Later class switching leads to production of IgG. यानी जैसे ही एंटीजन एनकाउंटर करता है हमारी बॉडी में, whenever an antigen is administered by our body, it will start producing the IgM and then class switching होता है and IgG बनता है. So you always have to remember primary antibody जो बनता है first line of defense में, तो it is IgM. So the right answer is IgM, that is option B. Now next question, which is related to genetics, epistasis. In a dihybrid cross involving recessive epistasis, what phenotypic ratio is expected in F2? So आपको directly पूछा गया है, we have dominant epistasis and we have recessive epistasis. So epistasis का ratio पूछा है, phenotypic ratio in the F2 generation. So you should know about the all the like genotypic and phenotypic ratio of the like every condition आपको पता होना चाहिए कि कब epistasis का genotypic ratio या किसी भी condition का genotypic and phenotypic ratio क्या होता है. तो recessive epistasis क्या होता है? It occurs when a homozygous recessive allele pair क्या करता है, मास्क कर देता है एक्सप्रेशन दोनों ही डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का अनदर लोकस पे. यानी कि सपोज आपका होमोजाइगस रिसेसिव एलील है. अब ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील क्या करेगा, ये मास्क कर देगा, इट विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील ऑफ another locus. ये इसका काम होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस का. सो यू कैन इमेजिन कि इसका रेशियो क्या आना चाहिए F2 रेशियो का. यू नीड टू डू द क्रॉस एंड देन द रेशियो विल बी 9:3:4. So recessive epistasis result in 9:3:4 because one gene homozygous recessive allele mask the expression of the second gene. So यू हैव टू राइट इट डाउन. आप ऐसा कर सकते हैं कि रेशियो को कहीं अच्छे से लिख लीजिए, बिकॉज रेशियो आपको हमेशा पूछने को मिलेगा. आप कंफ्यूज ना हो करके एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं कि F2 में कितना होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है. सो इट इज 9:3:4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to PCR. In a PCR, why is Taq polymerase used instead of regular DNA polymerase? So ये तो आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं. We operate PCR यानी डीनेचुरेशन स्टेप जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, 94 डिग्री सेल्सियस पे. So we cannot use the conventional टैग पॉलीमरेज. कन्वेंशनल डीएनए पॉलीमरेज हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी लाइक वो डिग्रेड हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे. सो वी नीड सम थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ थर्मोस्टेबल organism, bacteria, that is Thermus aquaticus. So right answer will be we need, because it is thermostable. So next question, cell biology. Which organelle is responsible for modifying and sorting protein destined for secretion? यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग के लिए. तो देखो सेल बायोलॉजी हो या नॉर्मल बायोलॉजी की ही मैं बात कर रही हूँ, की पॉइंट ये होता है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं. अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको गोल्जी बॉडी दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख गया है मॉडिफिकेशन, आपको दिख गया है सॉर्टिंग, तो आपको अगर दिख जाए पैकेजिंग, तो ये सबका काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है, गोल्जी एपरेटस का. सो गोल्जी एपरेटस विल बी द राइट आंसर. So Golgi modifies protein from the rough endoplasmic reticulum and sends them to the proper cellular destination. So right answer will be Golgi apparatus. Now next question, which is from again biochemistry. Which of the following amino acid is most likely to be found in the interior of the globular protein? So interior में कौन सा amino acid जाएगा? Interior में यानी अंदर में रहना कौन पसंद करता है, जो डरता है किसी चीज से. जैसे हम अगर किसी चीज से डरते हैं तो हम पीछे खड़े होंगे. सो लाइकवाइज ग्लोबुलर प्रोटीन के इंटीरियर में एम्बेड कौन सा रहेगा, इट विल बी ल्यूसीन, बिकॉज ल्यूसीन इज अ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड. यानी ये नहीं चाहेगा कि एक्सपोज हो, वाटर सरफेस से कॉन्टेक्ट में आए. सो इट प्रेफर्स द नॉन पोलर इंटीरियर ऑफ अ प्रोटीन अवे फ्रॉम वाटर. बाकी जितने हैं, सेरिन है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है, ये सारे हाइड्रोफिलिक हैं.
एंड ल्यूसिन इज द ऑड वन आउट। आप इस तरह से भी आंसर इस क्वेश्चन का निकाल सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। A mutation changes the codon UU, that is encoding the phenylalanine PHE to UUC. What type of mutation is this? So it is nonsense, missense, silent frame shift. So it is a silent mutation because both UU and UUC code for phenylalanine. So no change in the amino acid sequence is equals to silent mutation. So आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से कोडॉन्स है, कुछ कॉमन कोडॉन्स आपको याद रखने होंगे। और इसके अलावा कौन सा म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन क्या है। सो जो भी mRNA का कोडॉन है UU और WUC बोथ कोड फॉर द अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन यानी कि it is also known as the synonymous mutation, which is a change in the DNA sequence that does not alter the amino acid sequence of the protein being coded for। यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे अमीनो एसिड चेंजेस नहीं हो रहे, यानी ट्रिपल यू जो है वो WUC में कन्वर्ट हुआ, यानी फिनाइल एलानीन फिर से फिनाइल एलानीन ही कोड करेगा, यानी अमीनो एसिड में कोई चेंजेस नहीं आया। सो इसे बोलते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन, यानी कोई चेंजेस नहीं आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Lineweaver-Burke plot, the presence of a competitive inhibitor changes which of the following? So you should know about, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा इस टॉपिक से, यानी एंजाइम काइनेटिक्स से, चाहे वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन हो, जो Vmax और सबस्ट्रेट के बीच का रिलेशन हो, या इधर आपको Lineweaver-Burke प्लॉट देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दिस प्लॉट, दिस Lineweaver-Burke प्लॉट is the representation, you can say that it is also known as the double reciprocal plot, DRP. So you can say that it is a graphical representation of the Michaelis-Menten equation which is widely used in enzyme kinetics. So you can say that इसका काम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा इस टाइप का एक ग्राफ बनता है, आपको बहुत क्वेश्चंस में भी मिलेगा। ऐसा एक रहता है जो किसके बीच में रहता है, 1/V एंड 1/, ये क्या रहता है, 1/S के बीच में ये ग्राफ जो है वो रहता है। सो इट इज, क्या बोल सकते हैं, क्या है ये? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ द नॉर्मल माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सो यू कैन से दैट कि ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि Lineweaver-Burke प्लॉट द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो Vmax इंक्रीज होगा या Vmax डिक्रीज होगा, या Km इंक्रीज होगा या Km डिक्रीज होगा, यानी किसमें चेंजेस आएंगे बेसिकली। सो यू कैन से दैट कि अगर इनहिबिटर रहता है, so in competitive inhibition the Km will increase, Km increase होता है, Vmax unaffected होता है। You can write it down, पहले इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में जब भी whenever there is an competitive inhibition, यहाँ मैं लिखती हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो क्या होगा, Km जो है वो इंक्रीज होगा, Vmax जो है वो अनइफेक्टेड होगा, UA यानी अनइफेक्टेड। अब उसके अलावा क्या होगा, जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, अनकॉम्पिटिटिव। सो अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, Km जो है वो डिक्रीज होगा और Vmax जो है, सॉरी ये लिख नहीं पा रहा है, Vmax जो है वो क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। नाउ इसके अलावा एक कंडीशन आता है नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें क्या होगा, Km अनइफेक्टेड होगा एंड Vmax क्या होगा, ये होगा रिड्यूस्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर कि Km कब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कि जब भी आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, ये वाला कंडीशन जो इस क्वेश्चन में पूछा है, तो उस केस में क्या होगा, Km विल ऑलवेज इंक्रीज, Km में इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा हमारे पास और क्या है, Vmax है, तो Vmax क्या देखने को मिलेगा, Vmax जो है वो अनइफेक्टेड होगा हमारा। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अनकॉम्पिटिटिव। whenever there is an uncompetitive inhibition Km will always reduce, ये रिड्यूस हो रहा है, और Vmax क्या हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, यानी दोनों रिड्यूस हो रहा है, तो वो अनकॉम्पिटिटिव
है। आप ये क्वेश्चन आपको 100% पूछने को मिल सकता है एंड ऑल्सो ये टेबल के फॉर्म में भी आ सकता है। बहुत सारे कंडीशन देखिए, कॉलम ए कॉलम बी, फिर आपको मैच करना रहेगा। अब याद रख लो कीवर्ड दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, KM और V मैक्स। वो कब होगा? अनकॉम्पिटिटिव में, अनकॉम्पिटिटिव में डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप की पॉइंट याद रख सकते हो। ना वो कंडीशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव है तब क्या होगा? तब जो हमारा KM है वो अनइफेक्टेड होगा एंड V मैक्स जो है वो रिड्यूस होगा। सो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए इजीली और 2 मार्क्स में ही आ सकता है मैचिंग में। सो यू शुड रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो KM इंक्रीज होगा, V मैक्स अनअफेक्टेड होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, plant physiology. Which plant hormone is primarily responsible for seed dormancy? Seed dormancy के लिए कौन responsible होता है? Of course it is abscisic acid, which is known as a stress hormone. So it promotes the seed dormancy and inhibit the germination, especially under stress condition. Now next question, which of the following feature is true for the retroviruses? Retroviruses के बारे में बात हो रही है। So it is from microbiology. Retroviruses जो हैं उन पे भी questions हमेशा देखने को मिलते हैं। So retroviruses are the viruses that uses RNA as its genomic material, यानी उनके में RNA होता है। दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हम RNA वायरसेस की बात करें, रेट्रोवायरस यानी RNA वायरसेस। दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यस दिस इज द राइट आंसर। देयर जीनोम is RNA that directly act as a mRNA. This is also wrong. They infect only plant cell. This is also wrong. यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। रेट्रोवायरस लाइक HIV have RNA genome and use reverse transcriptase to synthesize DNA which integrates into the host genome. तो ये है इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which of the following is not an intermediate of the TCA cycle? TCA cycle का intermediate कौन सा नहीं है? Citrate, malate, pyruvate, alpha ketoglutarate. So we know that pyruvate is not an intermediate of the TCA cycle. Pyruvate क्या होता है? Pyruvate is the end product of the glycolysis and हमें पता है it is converted into acetyl coenzyme A before entering into the TCA cycle. So it is not a TCA intermediate. So right answer is pyruvate. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको किसी भी तरह के डाउट हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मेल मी। मेरा मेल ID दिया हुआ है चैनल पे, यू कैन टेक इट आउट और एल्स यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि जितना आप मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम में उतने मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो आपको पता चलेगा। जितने वर्कशॉप हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, अगर आपके टॉपिक से रिलेट करता है आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अटेंड कीजिए। एंड हर संडे मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करती हूँ, आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, आई एम अगेन सेइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।